नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली एडिटोरियल डिस्कशन 10 सितंबर 2022। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए, वैसे 4 आर्टिकल्स है दोस्तों, हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला वाला द स्टार्क रीजंस व्हाई बेंगलुरु इज सिंकिंग। तो ये बेसिकली बेंगलुरु में सिटी में जो फ्लड्स आया दोस्तों, बेसिकली बारिश की वजह से पूरा जो बेंगलुरु है वो ब्लॉक हो जाता है। ये केवल बेंगलुरु का प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है दोस्तों हमारे देश में, ये सबका हाल यही है। तो इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, कुछ करप्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एनवायरनमेंट को ध्यान देते हुए जो कंस्ट्रक्शन आजकल हो रहा है, ये सब रीजंस बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें कुछ नए पॉइंट्स मुझे नहीं दिखा दोस्तों, वही पॉइंट्स है जो हमने पहले डिस्कस किया है कई बार, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। नंबर 1 इज मूविंग आउट ऑफ द शैडोज फ्रॉम साइलेंस टू असर्शन। ये आर्टिकल बेसिकली इंडियन मुस्लिम विमेन के बारे में है। किस तरह आजकल जो मुस्लिम विमेन है वो एडवांस्ड हो गया है, मतलब राइट्स के लिए आजकल जुडिशरी अप्रोच कर रही है, बात कर रही है, ठीक है। पहले जैसा नहीं रहा है। तो ये जो चेंज आया है इसका कुछ इंस्टेंसेस बताया हुआ है इस आर्टिकल में। सेकंड इज स्टेइंग द कोर्स। इधर इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों। इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम्स है और उसे टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ वैलिड पॉइंट्स है। फाइनली एंड ऑफ एन एरा। ये बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के बारे में है, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। तो इसमें कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा उसके बारे में भी बात किया जा रहा है। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा सकते हो। पहला आर्टिकल, मूविंग आउट ऑफ द शैडोज फ्रॉम साइलेंस टू असर्शन। ये आर्टिकल बेसिकली मुस्लिम विमेन इन इंडिया के बारे में है। किस तरह आजकल के मुस्लिम विमेन बदल गया है, उनके एटीट्यूड्स बदला है, किस तरह वो अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए आजकल जुडिशरी अप्रोच कर रही है, किस तरह वो एक एक प्रोटेस्ट में भाग ले रही है। पहले जैसा नहीं रहा दोस्तों, जब मुस्लिम विमेन घर पे ही कन्फेंड थे, उनके खिलाफ अगर कुछ गलत होता है वो बाहर नहीं बताते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर उनके अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है तो वो बाहर निकलते हैं, पब्लिक को बताते हैं, जुडिशरी पहुंचते हैं और अपने राइट्स के लिए फाइट भी करते हैं। तो इससे रिलेटेड काफी सारे एग्जाम्पल्स कोट किया है ऑथर ऑफ द आर्टिकल जिया उस सलाम। रिसेंटली एक गाजियाबाद बेस्ड वुमन एक तलाकी हसन पिटीशन फाइल किया कोर्ट में टू मेक द डिवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय द हस्बैंड एट एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट ए मंथ एक्स्ट्रा जुडिशियल। तलाकी हसन मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में तो सुना होगा। वो बेसिकली इंस्टेंट डिवोर्स होता है। तलाकी हसन में क्या होता है, महीने में एक बार तलाक बोलेंगे, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने, इस तरह 3 महीने कंटिन्यूस एक एक बार तलाक बोलेंगे तो डिवोर्स हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट एक गाजियाबाद बेस्ड वुमेन जुडिशरी पहुंच गए। उनका डिमांड यह था तलाकी हसन को एक्स्ट्रा जुडिशियल डिक्लेयर करना है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब नॉट लीगलाइज्ड अंडर द लॉ के खिलाफ है। पर कोर्ट ने यह बोला ये जो तलाकी हसन है ये इतना इम्प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है जैसे ट्रिपल तलाक है, क्योंकि 3 महीने का टाइम जो मिल रहा है, इसी बीच में अगर कपल को यह लगता है डिवोर्स नहीं करते, साथ में जीते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। तो इन्होंने बोला तलाकी हसन वाला जो प्रैक्टिस है उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यह भी बोला है दोस्तों, देखिए मुस्लिम विमेन के पास डिवोर्स का अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि मुबारक का ऑप्शन है। मुबारक मतलब म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स होता है, और एक ऑप्शन ऑफ खुला है। खुला मतलब क्या है, मुस्लिम वुमेन्स राइट टू डिवोर्स एज वेल। अगर कोई मुस्लिम वुमेन को यह लगता है डिवोर्स चाहिए तो खुद भी तो वो डिवोर्स का ऑप्शन यूज कर सकती है, वो है खुद। तो इधर कहना यह चाह रहा है दोस्तों, आजकल के जो मुस्लिम विमेन है वो अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो बिना डर का कोर्ट्स अप्रोच कर रही है, इंक्लूडिंग दारुल खासा। दारुल खासा मतलब जो शरिया कोर्ट्स है, और भी वेरियस कोर्ट्स वो अप्रोच करती है अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए। वैसे आपको पता होगा 2017 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसके बाद केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था 2021 में, विच अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ खुला। तो खुला को भी अपहेल्ड किया था केरला हाईकोर्ट 2021 में। वैसे खुला मतलब क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया। नो, केरला हाईकोर्ट के हिसाब से खुला इज द फॉर्म ऑफ डिवोर्स conferred upon the wife similar to तलाक conferred upon the husband। तो देखिए एक मुस्लिम हस्बैंड के पास जैसे तलाक का ऑप्शन है, वैसे मुस्लिम वाइफ के पास खुला का ऑप्शन है। वैसे 2017 वर्डिक्ट के बाद देयर आर मोर केसेस ऑफ खुला इन दारुल खासास और शरिया कोर्ट्स
दैन दोस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। देखिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से ज्यादा खुला के केसेस आजकल रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों दारुल खासास में या फिर शरिया कोर्ट्स में। इन अदर वर्ड्स, ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स इज सीइंग मोर एंड मोर मुस्लिम वीमेन वॉकिंग आउट ऑफ एन अब्यूसिव मैरिज, इवन ऑप्टिंग फॉर खुला। तो देखिए आजकल के जो मुस्लिम वीमेन है उन्हें अपने राइट्स के बारे में ज्यादा अवेयरनेस हो गया है। इसी का प्रूफ है दोस्तों आजकल जो ज्यादा खुला केसेस शरिया कोर्ट्स में रिपोर्ट हो रहा है। ये हो गया शादी की बातें। इसके अलावा काफी सारे और इश्यूज है दोस्तों जिसमें मुस्लिम विमेन आजकल अपनी आवाज उठा रही है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिसेंट जो हिजाब इश्यूज हुआ था। तो हिजाब इश्यूज से रिलेटेड जितने प्रोटेस्ट हुए थे उसमें मुस्लिम विमेन भी पार्टिसिपेट किए थे। तो इन प्रोटेस्ट में मुस्लिम विमेन केवल कुरान के वर्सेस नहीं पढ़ रहे थे, मतलब कुरान में ये लिखा हुआ है कि हिजाब पहनना चाहिए। एट द सेम टाइम वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राइट्स गारंटीड है, लाइक द राइट टू माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, उसके बारे में भी बात कर रहे थे। तो ये क्या दिखाता है दोस्तों? ये दर्शाता है मुस्लिम विमेन में जो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है। केवल रिलीजियस बुक को वो कोट नहीं करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कोट करते हैं। वैसे कुछ मुस्लिम विमेन तो एक स्टेप फर्दर लिए, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया ये जो क्लोथिंग रेस्ट्रिक्शन है इस्लाम में, जैसे कि हिजाब पहनना है, पर्दा पहनना है, ये केवल मुस्लिम विमेन के लिए नहीं, मेन के लिए भी कुछ क्लोथिंग रेस्ट्रिक्शन है। जैसे कि ये मोड ऑफ कंपल्सरी ड्रेसिंग फ्रॉम द नेवल टू द नीज दैट दे आर नॉट अलाउड टू वायलेट। जो ड्रेस पहनेंगे वो नेवल से लेके नीज तक, घुटने तक एक्सटेंड होना चाहिए। और ये जो मोड ऑफ कंपल्सरी ड्रेसिंग है मुस्लिम मेन को भी वायलेट नहीं करना चाहिए। उनके ये पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कुरान वर्सेस भी पढ़े, 30-31 ऑफ द सूरा नूर ऑफ द कुरान टू बटरस देयर कंटेंशन। तो समझ रहे हो ना दोस्तों, आजकल के जो मुस्लिम विमेन है दे आर थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स, इंटरप्रेटिंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स एंड स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। और इंटरेस्टिंगली कुछ मुस्लिम विमेन आजकल ऐसे भी प्रोटेस्ट कर रही है कि उन्हें भी मॉस्क एंटर करने का परमिशन मिलना चाहिए। वैसे पहले क्या होता था, मस्जिद मेन ओनली जोन हुआ करता था, पर फिर 2016 में हाजी अली दरगाह केस हुआ था जिसमें विमेन को भी राइट्स मिल गया दरगाह का सैंक्टम सैंक्टोरम एंटर करने का। तो इस तरह विमेन के भी राइट्स को एक्नॉलेज किया है नियर पास्ट में। वैसे ऑथर ऑफ द आर्टिकल के हिसाब से ये जो नई ट्रेंड चल रहा है जहां पे मुस्लिम विमेन स्पीकअप कर रही है, अपने राइट्स के लिए लड़ रही है, इससे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग खुश नहीं है। बेसिकली जो कंजर्वेटिव विचार रखते हैं उनके हिसाब से तो सब कुछ पहले जैसा होना चाहिए। अगर आप 20, 30, 40 साल पीछे जाओगे तो 1980s एंड अर्ली 1990s में बाबरी मस्जिद प्रोटेस्ट हुआ था। उन प्रोटेस्ट के टाइम पर भी ज्यादातर मुस्लिम मेन पार्टिसिपेट किए थे, मुस्लिम विमेन के नंबर्स बिल्कुल कम थे। पर देखिए 2019 में, मतलब कम से कम 40 साल बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, then it was not the traditional Muslim leadership that hit the streets but the women of the community। तब women, मुस्लिम women के नंबर्स बहुत ज्यादा था। तो ये फर्क आजकल दिख रहा है दोस्तों बेसिकली। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर, इंडियन मुस्लिम women have found their voice। चाहे वो डिवोर्स का इश्यू हो, राइट टू प्रे इन ए मॉस्क का इश्यू हो, या फिर हिजाब पहनने का इश्यू हो, दे हैव ए माइंड ऑफ देयर ओन एंड आर रेडी टू एक्सप्रेस इट। वैसे दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद इस्लाम में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी है, कुछ कंजर्वेटिव लोगों की वजह से, उनके कंजर्वेटिव विचारों की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको खुला के बारे में बताया था। खुला क्या है? राइट ऑफ ए मुस्लिम वुमन टू एंड ए मैरिज। आप मुस्लिम वुमन अगर चाहे तो मैरिज खत्म कर सकती है, इसके लिए किसी और का कंसेंट की जरूरत नहीं है। पर कुछ मुस्लिम क्लरिक्स का कहना यह है खुला के लिए भी मैन का कंसेंट होना चाहिए, बेसिकली हस्बैंड का कंसेंट होना चाहिए। अगर देखिए खुला में मैन का कंसेंट चाहिए तो खुला का जो वेरी पर्पस है वो फेल हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा यह है दोस्तों निकाह हलाला के बारे में। वैसे निकाह हलाला से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 साल से केसेस चल रहा है दोस्तों, फिर भी आज भी कुछ मौलाना जो है प्रोविजन फॉर हलाला का मिसयूज करते हैं। वैसे निकाह हलाला मतलब क्या होता है? अगर एक मुस्लिम महिला का तलाक होता है या फिर डिवोर्स होता है, इसके बाद अगर वो महिला वही आदमी से फिर से शादी करना चाहती है तो सीधा सीधा शादी नहीं हो सकता। इसके लिए उस महिला को दूसरा एक शादी करना पड़ेगा, फिर वो शादी में तलाक लेना पड़ेगा, फिर जाके अपना प्रीवियस हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। इसको बोलता है निकाह हलाला। तो इस प्रोविजन के अगेंस्ट काफी पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, केसेस चल भी रहा है, फिर भी कुछ मौलाना जो है इसका मिसयूज करते हैं आज भी। तो कुल मिला के दोस्तों एक तरफ मुस्लिम विमेन आजकल एडवांस हो रही है
अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही है, अपने लिए बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव लोग हैं उसी को रोक लगाना चाहते हैं। पर देखिए दोस्तों, नई जनरेशन है, नए आइडियाज आएंगे। अगर उन्हें कंजर्वेटिव थॉट से रोकना चाहोगे तो ये फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी कम्युनिटी में जेंडर इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। जेंडर इक्वालिटी के लिए विमेन को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। अगर आप एम्पावर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, मत करो। अगर वो खुद एम्पावर हो रहे हैं, उसको रोको तो नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, स्टेइंग द कोर्स। ये आर्टिकल बेसिकली इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जा रहा है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, उसे टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए। साथ साथ में हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट भी कोट किया है दोस्तों। वैसे आपको पता होगा, लास्ट अप्रैल में हमारा इन्फ्लेशन रेट 7.8% हिट किया था। पिछले 8 साल से सबसे हाईएस्ट रेट था ये। ऑब्वियस बात है, इसके साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस भी इंक्रीज हुआ था। पर जुलाई का रिटेल इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे वो 6.7% था, 6.71%। थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ, पर देखिए स्टिल हमारा इन्फ्लेशन रेट 6% ऑफिशियल टॉलरेंस से ज्यादा है। वैसे इन्फ्लेशन रेट हमेशा 6% के अंदर होना चाहिए, उसे ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन रेट हाई है। सो रूरल इंडिया में कमोडिटी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले 4 महीने का एवरेज प्राइस राइज देखोगे तो वो 7.6% था। दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई का। अगस्त और सितंबर मतलब अभी का जो प्राइस राइज है वो 7% है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले 4 महीने का कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट कितना था, 7.14%। और अभी के लिए मतलब अगस्त सितंबर के लिए 6.79% है। तो अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, बस इतना ही समझ लीजिए दोस्तों। प्रेजेंटली हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% से ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उनके डेली लाइफ को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है कि नहीं। तो इसी वीक फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बोला था, जब उनसे पूछा कि ये हाई इन्फ्लेशन रेट के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि देखिए ये जो इन्फ्लेशन है ये अभी के हिसाब से हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए और भी बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। लाइक हमें जॉब्स क्रिएट करना है, सस्टेनिंग ग्रोथ हासिल करना है, इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना है। और उन्होंने ये भी कहा है जो इन्फ्लेशन रेट है उसे हम टैकल करेंगे, और अभी जो है वो मैनेजेबल लेवल में है। तो वैसे ये इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ने का मेन रीजन ये है दोस्तों, हमारे देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिला है। अनइवन मानसून रहा है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्टली ये अफेक्ट किया है। इसी वजह से लोअर सोविंग ऑफ पैडी एंड पल्सेस हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से पल्सेस, पैडी, ये सब के जो प्राइसेस है वो बढ़ा है। बेसिक इकोनॉमिक्स है दोस्तों, जब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगले वीक जब अगस्त का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज होगा तो इन्फ्लेशन रेट 7% तक पहुंच गया होगा। ये 7% तक पहुंचने का मेन रीजन फूड प्राइस राइज है दोस्तों। फूड का जो प्राइस है वो राइज हुआ है। वैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 45% अकाउंट्स फॉर फूड प्राइसेस। जैसे मैंने आपको पहले बोला, जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन रेट थोड़ा बहुत मॉडरेट हुआ था, फिर से इंक्रीज होने का चांसेस है दोस्तों। वैसे लास्ट थर्सडे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह बोला, केवल मॉनेटरी पॉलिसी टूल से इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकता। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। आपने रिपो रेट्स के बारे में तो सुना होगा। इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, देखिए इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब यह है इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन ज्यादा है। तो वो मनी सर्कुलेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से क्या होगा, बैंक से जो लोन्स मिलता है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, तो लोग कम लोन्स लेंगे। ऊपर से बैंक में जो डिपॉजिट का रेट्स है वो इंक्रीज होगा, इसलिए लोग अगर एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो इसी तरह मनी सर्कुलेशन को कम कर सकता है। पर निर्मला सीतारमण जी का कहना यह है, इस तरह मॉनेटरी पॉलिसी टूल से हम इन्फ्लेशन को कंप्लीटली टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि हम कोई डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है ना, केवल मॉनेटरी पॉलिसी टूल से इन्फ्लेशन को टैकल करेंगे। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें ग्रोथ चाहिए, इसके लिए मनी सर्कुलेशन भी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच रखना पड़ेगा टू कंटेन इन्फ्लेशन, लाइक बेटर लॉजिस्टिक्स, फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स एक्सेट्रा।
बेटर लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमारे देश में प्रोडक्शन कहीं होता है, कंजप्शन और कहीं होता है। तो जहां पे प्रोडक्शन होता है कमोडिटीज का, उधर से कमोडिटीज को दूसरे जगह तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगता है ना। तो अगर कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बेसिकली बेटर लॉजिस्टिक्स अगर इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर्स को कम प्राइसेस में कमोडिटीज मिल जाएगा। इस तरह भी हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज्ड ऑन राइस लेटर दैट इवनिंग इज करेक्ट। देखिए, राइस एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोज किया गया, इससे क्या होगा? वो भी सी बात है, राइस का एक्सपोर्ट्स कम होगा, इस वजह से डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ राइस ज्यादा होगा। जब अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो कमोडिटी प्राइसेस जो है नीचे आएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फिस्कल एंड ट्रेड पॉलिसी मूव्स लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम इन्फ्लेशन को कंटेन कर सकते हैं। पर देखिए दोस्तों, फिनेंस मिनिस्टर ने और एक पॉइंट बोला, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, जैसे कि वाइड वेरिएशंस इन स्टेट्स इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड लिंकिंग हायर इन्फ्लेशन टू सम स्टेट्स टू देयर फेलियर टू कट पेट्रोलियम प्राइसेस मे बी ए टैड पॉलिटिकल। अब देखिए, हमारे देश में क्या ना, अलग अलग स्टेट्स में इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो अलग अलग है। तो निर्मला सीतारमण जी का कहना यह है, कुछ स्टेट्स जो है वो पेट्रोलियम प्राइसेस को कट डाउन नहीं किया है, उनकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो कट डाउन नहीं किया है, उस वजह से उधर इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो ये बेसिकली एक टाइप का पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। पर देखिए दोस्तों, कुल मिला के बात यह है, अगर इन्फ्लेशन को कंटेन करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा एक मैकेनिज्म लेके आना पड़ेगा जिसमें वो एक साथ काम करे प्राइस रेस को टैकल करने के लिए। अब अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में ब्लेम गेम खेलते रहोगे तो फाइनली सफर करना पड़ता है कंज्यूमर्स को। ऊपर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि वो ड्यूरेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक महीना इन्फ्लेशन रेट पूरा नीचे आ गया, अगले महीना उसे डबल हो गया, तभी फायदा नहीं है। तो कुल मिला के ये जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू कंटेन इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जा रहा है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक साथ कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। फाइनली, एंड ऑफ एन एरा। इधर बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात किया जा रहा है, जिनका रिसेंटली डेथ हुआ है। कैसे वो अपने टाइम पर एक हाई फेवरेबल रेटिंग एंजॉय किए थे ब्रिटिश पब्लिक का। वैसे रिसेंटली ब्रिटेन में एक पोल हुआ था, उसमें 75% ब्रिटिश सिटीजन्स ने क्वीन एलिजाबेथ के फेवर में बात किए थे। वैसे आपको शायद पता होगा, 1997 में क्वीन एलिजाबेथ का पहला बेटा, अभी का जो किंग है, किंग चार्ल्स, उनकी फॉर्मर वाइफ का डेथ हुआ था एक कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट हुआ था पेरिस में। तो उसके बाद काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था मोनार्की को। इसके बावजूद क्वीन एलिजाबेथ को ब्रिटेन के लोग पसंद करते थे। वो तो ये पोल से आपको पता चला होगा, जब 75% लोगों ने क्वीन एलिजाबेथ के फेवर में बात किए थे। वैसे जब पूछा गया क्वीन एलिजाबेथ में इतना अच्छा क्या है, तो मैक्सिमम लोगों ने यह बोला दोस्तों, उनकी जो स्टबर्न साइलेंस है ऑन पॉलिटिकल इश्यूज, ये उनको पसंद है। बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज में वो ज्यादा कमेंट नहीं करती थी, एंड शी ऑलवेज अलाउड सब्जेक्ट्स, क्रिटिक्स एंड आउटसाइडर्स टू प्रोजेक्ट ऑन टू हर एंड द रॉयल फैमिली व्हाटएवर दे विश्ड टू। मतलब वो क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करती थी। ऐसा नहीं कि मैं क्वीन हूं, मेरे बारे में कोई कुछ बोला नहीं चाहिए, मेरे से कोई बात नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। शी वॉज वेरी सिंपल। पर देखिए दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ का डेथ के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रेज हो रहा है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द मोनार्की। इधर क्या बताया जा रहा है, आपको पता होगा, आप ही के हिसाब से कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश मोनार्क है, मतलब अभी किंग चार्ल्स है। कौन कौन से कंट्रीज है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बेलीज है, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स, सोलोमन आइलैंड्स, बहामास, टुवालू एक्सेट्रा। मेजोरिटी तो कैरिबियन कंट्रीज है और कुछ पैसिफिक ओशन आइलैंड कंट्रीज है। ये सारे कंट्रीज अर्स्टवेल ब्रिटिश कॉलोनीज रहा है। वैसे आपको पता होगा, ब्रिटिश का कम से कम 50 से ज्यादा कॉलोनीज थे दुनिया भर में। मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस मिलने के बाद तुरंत हेड ऑफ द स्टेट वाला जो रोल है उसे रिमूव किया था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने किया था, पर कुछ कंट्रीज अभी भी ये मेंटेन किया हुआ है सेरेमोनियल पर्पस के लिए, जैसे कि मैंने इन सारे कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया। पर इन कंट्रीज में भी आजकल एक डिमांड आया है दोस्तों, रिपब्लिक बनने का। बेसिकली ये जो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट वाला रोल है, इसे रिमूव करने का। फॉर एग्जाम्पल 2021 में बारबाडोस became the 18th country to remove the British monarch from the role of head of the state.
और भी कई कंट्री से डिमांड आ रहा है दोस्तों, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुआ था, अभी तो प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ है, तो उधर भी एक पॉपुलर मूवमेंट चल रहा है दोस्तों टू रीपोजिशन द कंट्री एज ए रिपब्लिक। देखिए एटलीस्ट 6 कैरिबियन नेशंस हैव हिंटेड एट फॉलोइंग द बारबाडोस एग्जांपल। जैसे बारबाडोस ने हेड ऑफ द स्टेट वाला पोजीशन को रिमूव किया, तो और 6 कैरिबियन नेशंस ने भी हिंट किया है वो भी बारबाडोस जैसा करना चाहते हैं। However, the broader Commonwealth group of 56 nations, of which India and other South Asian countries are members, remains intact, thanks in large part to the critical role that the Queen played in championing the organization and maintaining its relevance। पर देखिए दोस्तों, इधर क्वीन एलिजाबेथ को तारीफ किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ 56 नेशंस के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, टोटल 56 कंट्रीज है कॉमनवेल्थ ग्रुप में, सारे एस्टवेल ब्रिटिश कॉलोनीज थे, तो इनका एक ग्रुपिंग है। पर कॉमनवेल्थ ग्रुप अभी भी मेंटेन्ड है दोस्तों, इसका रेलेवेंस अभी भी है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह मेंटेन करने में क्वीन एलिजाबेथ का रोल रहा है। तो अभी क्वीन एलिजाबेथ का डेथ जो हुआ है, इसका इंपैक्ट कॉमनवेल्थ का मिशन एंड प्रोस्पेक्ट्स में भी हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको तीनों आर्टिकल्स समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।